नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम रसायन विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, यानी सदाबहार क्वेश्चन है। ये लगभग सभी एग्ज़ामों में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थियोफ्रेस्टस, बी है अरस्तु और सी है लेवासियर और डी है हिकेटियस। दोस्तों, रसायन विज्ञान के जनक जो हैं लेवासियर माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ हमारा सी ऑप्शन ठीक चला जाएगा। दोस्तों, थियोफ्रेस्टस जो हैं ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं और अरस्तु जो हैं ये जीव विज्ञान और जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और दोस्तों, जो डी ऑप्शन है हिकेटियस, हिकेटियस दोस्तों हमें पता है ये भूगोल के जनक माने जाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या है। जी हाँ दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 4 और थर्ड है 5 और फोर्थ है परिवर्तनशील। दोस्तों, किसी भी पदार्थ की अधिकतम 5 अवस्थाएं होती हैं, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ हमारा ठीक चला जाएगा। दोस्तों, हम एक बार जान लेते हैं कि वो 5 अवस्थाएं कौन सी होती हैं। देखिए, इसमें आती है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। दोस्तों, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये 5वीं अवस्था मानी जाती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं का आकर्षण बल पृथक्कारी बल से सबल यानी मजबूत होता है। दोस्तों, इसका आंसर है ठोस, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आकर्षण बल और पृथक्कारी बल क्या होता है। देखिए दोस्तों, जिस पदार्थ में आकर्षण बल अधिक होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी पास पास होंगे, यानी पदार्थ जो है ठोस अवस्था में होगा। तो जिनके अणु पास पास होते हैं वो ठोस अवस्था में होगा, यानी उसमें आकर्षण बल पृथक्कारी बल से मजबूत होगा। तो यहाँ ठोस ऑप्शन हमारा ठीक चला जाएगा। दोस्तों, हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे ठोस में तो आकर्षण बल पृथक्कारी बल से मजबूत होता है, लेकिन द्रवों में क्या होता है। दोस्तों, द्रवों में भी आकर्षण बल अधिक होता है और पृथक्कारी बल कमज़ोर होता है, यानी आकर्षण बल मजबूत होता है और पृथक्कारी बल कमज़ोर होता है, लेकिन ये ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। अगर हम वहीं गैस की बात करते हैं तो गैसों में दोस्तों आकर्षण बल कमज़ोर होता है लेकिन पृथक्कारी बल मजबूत होता है, इसीलिए गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, सामान्यतः हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो ठोस से पहले द्रव में परिवर्तित होता है, उसके बाद गैस में परिवर्तित होता है। ये तो एक सामान्य स्थिति हो गई। लेकिन दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस से, अगर हम वो ठोस रूप में हैं, अगर उन्हें हम गर्म कर रहे हैं तो ठोस से डायरेक्ट वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी द्रव में परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थों को दोस्तों हम ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेट कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा ठीक चला जाएगा। ऐसी इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें कपूर आता है, नेफ्थलीन आता है, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि पदार्थ जो हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों, अभी हमने ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व जाना, यानी हाइड्रोजन है। अब प्रश्न है हमारे सामने कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर अगर पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है 46.71%। दूसरे नंबर पर पृथ्वी पर आता है कि सिलिकॉन, सिलिकॉन का प्रतिशत है 27.69%। और थर्ड नंबर पर आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का प्रतिशत है 8.07%। और चौथे नंबर पर आता है लोहा, लोहा का प्रतिशत है 5.05%। दोस्तों अगर यहाँ हमसे ये पूछा जाता कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है तो यहाँ हम एल्युमिनियम को लगाते, क्योंकि ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है ये धातु नहीं हैं। एल्युमिनियम ही पहला तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वायुमंडल में पूछता है, देखिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि पृथ्वी पर अगर पूछता है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो हमें ऑक्सीजन चुनना है। लेकिन प्रश्न अगर ऐसे आता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है तो यहाँ हम नाइट्रोजन को लगाएंगे, क्योंकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन ही सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है वो 78.07% होता है। और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में 20.93% पाई जाती है। दोस्तों अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में 0.03% के पाई जाती है। एक गैस और आती है आर्गन, आर्गन का जो परसेंटेज होता है वो 0.93% होती है। आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है। और दोस्तों अगर प्रश्न ऐसे आता है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है तो उसका आंसर आर्गन ही होता है। अक्रिय गैसों में आर्गन ही पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जी हाँ दोस्तों, अब प्रश्न आ गया कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है तो इसका आंसर भी ऑक्सीजन ही है। यानी जो तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वही हमारे शरीर में पाया जाता है, ऐसे आप याद रखना। ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो लगभग 65% पाया जाता है हमारे शरीर में। दूसरे नंबर पर आता है कार्बन, कार्बन जो है लगभग 18% पाया जाता है हमारे शरीर में। तीसरे नंबर पर आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 10%। और चौथे नंबर पर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 3%। यानी ये लगभग 4 तत्वों का हमने परसेंटेज डिस्कस किया जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या से निम्नलिखित में से किस संख्या का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, परमाणु संख्या से कौन सी चीज़ों का हम पता लगाते हैं जो ऑप्शन में दिया गया है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोस्तों इसका आंसर जो है प्रोटॉन। तत्व की जो परमाणु संख्या है उससे हमें प्रोटॉनों की जानकारी मिलती है। दोस्तों थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कोई तत्व है, उस तत्व के जो ऊपर दाईं तरफ संख्या लिखी जाती है वो होती है द्रव्यमान संख्या, यानी उससे हमें किसी तत्व के द्रव्यमान का पता चलता है। और नीचे जो संख्या लिखी जाती है बाईं साइड में वो होती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो जितने परमाणु होंगे किसी तत्व में या जो तत्व की परमाणु संख्या होगी उतने ही उस तत्व में प्रोटॉन होंगे। दोस्तों एक यहाँ फॉर्मूला और डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी तत्व में हम न्यूट्रॉनों को कैसे पता करते हैं। देखिए न्यूट्रॉन्स का अगर हमें पता लगाना है तो उसकी द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कण पर धन आवेश रहता है। दोस्तों प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने हमारा परमाणु संरचना वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रोटॉन पर धनावेश रहता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर दोस्तों कोई भी आवेश नहीं रहता है, ये उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो ये ऑप्शन है हमारा ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी खोज चैडविक ने की थी। जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी।
इसके अलावा प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, वे तत्व क्या कहलाते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तत्वों को हम क्या कहेंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है और परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तो दोस्तों ऐसे तत्व कहलाते हैं समभारिक यानी आइसोबार्स। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोबार क्या होते हैं और आइसोटॉप्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं समस्थानिक आइसोटॉप्स। दोस्तों यहाँ आपको इंग्लिश भी याद रखनी है और इसका हिंदी भी याद रखना है कि समस्थानिक को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। अब परीक्षाओं में क्या होता है कि समस्थानिक न लिखे वो डायरेक्ट आइसोटॉप पूछेगा कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो इसलिए हमें इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी याद रखना है। देखिए दोस्तों, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स क्या होते हैं। देखिए, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे समस्थानिक कहलाते हैं। यानी परमाणु क्रमांक अगर बराबर हैं तो ऐसे तत्वों को हम समस्थानिक आइसोटॉप्स कहते हैं। फिर आता है समभारिक यानी आइसोबार्स। आइसोबार्स दोस्तों हम उन तत्वों को कहते हैं जिन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। दोस्तों अगर उनका द्रव्यमान समान है, परमाणु द्रव्यमान समान है, तो ऐसे तत्वों को हम समभारिक यानी आइसोबार्स कहते हैं। दोस्तों फिर आता है सम न्यूटोनिक यानी आइसोटोन्स। देखिए, ऐसे तत्व सम न्यूटोनिक कहलाते हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जी हाँ, इसके अलावा सम इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। देखिए, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने इन चारों के बारे में जान लिया, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूटोनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, अम्ल नीले लिटमस को कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अम्ल जो है नीले लिटमस को कैसा बना देते हैं, तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये हमने अम्ल और क्षार वाले वीडियो में देखा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसे आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने अम्ल और क्षार के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ हमारा जो ऑप्शन है वो ए ठीक चला जाएगा, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दोस्तों हम थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, अम्ल जो है नीले लिटमस को तो लाल कर देते हैं, लेकिन मिथाइल ऑरेंज को, इसको भी दोस्तों अम्ल लाल ही कर देते हैं और फिनोप्थलीन को रंगीन बना देते हैं। दोस्तों अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला और मिथाइल ऑरेंज को पीला और फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल के बारे में क्या सही नहीं है। दोस्तों अम्ल के बारे में देखते हैं कौन सी बात यहाँ सही नहीं लिखी है यानी गलत लिखी है। दोस्तों ये स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा है, ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, बिल्कुल ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है, अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तीसरा है, अम्ल किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों ये भी सही है, अम्ल जो है प्रोटॉन दाता होते हैं यानी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। डी ऑप्शन है हमारा, अम्लों में इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है। दोस्तों ये गलत है, अम्लों में नहीं क्षारों में निर्जन युग्म प्रदान करने की क्षमता होती है, अम्लों में तो ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो डी ऑप्शन है हमारा ठीक चला जाएगा, नहीं ये ऑप्शन अम्लों के बारे में गलत है, तो ये हमारा ठीक चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। बी ऑप्शन है हमारा ठीक चला जाएगा। दोस्तों कुछ और हम फलों में देख लेते हैं कौन से अम्ल पाए जाते हैं। देखिए, सेब में अगर पूछा जाता है तो सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है, और संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों यहाँ हम एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो ऑक्सैलिक अम्ल है, दोस्तों हमारे जो किडनी में जो पथरी हो जाती है वो ऑक्सैलिक अम्ल के कारण ही हो जाती है, यानी ऑक्सैलिक अम्ल का जमा होना ही पथरी का कारण बनता है, जो हमारी किडनी में पथरी होती है।
बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किन दो अम्लों को मिलाकर अम्लराज यानी एक्वारेजिया बनाया जाता है। दोस्तों कौन से वो अम्ल हैं जिन्हें मिलाकर हम एक्वारेजिया बनाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम 1:3 के अनुपात में मिलाकर अम्लराज यानी एक्वारेजिया बनाते हैं। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन ठीक चला जाएगा, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों अम्लराज को जो है हम शाही पानी या अम्लों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पीएच पैमाने का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जो पीएच पैमाना है उसका आविष्कार जो है सोरेनसन ने किया था। पीएच पैमाना, दोस्तों देखिए पीएच पैमाना क्या होता है। पीएच पैमाना एक 0 से 14 के बीच का एक पैमाना होता है। अगर किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान है वो 0 से 7 के बीच है तो वो पदार्थ अम्लीय होता है, यानी वो अम्ल होता है। और अगर किसी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से 14 के बीच है तो वह पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी वो क्षार होगा। और अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 है तो वह उदासीन माना जाएगा। दोस्तों शुद्ध जल की जो पीएच वैल्यू है वो 7 होती है, यानी शुद्ध जल हमारा उदासीन माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त की प्रकृति होती है। दोस्तों मानव रक्त जो है क्षारीय होता है। इसकी पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो पीएच वैल्यू है 7.35। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों क्वांटम संख्याएं जो है 4 प्रकार की होती हैं। तो सी ऑप्शन है हमारा ठीक चला जाएगा। चलिए दोस्तों हम क्वांटम संख्याओं के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की जानकारी देती हैं क्वांटम संख्याएं। सबसे पहले तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। और क्वांटम संख्याओं के जो प्रकार हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार की होती हैं क्वांटम संख्याएं। देखिए पहले होते हैं मुख्य क्वांटम संख्याएं, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है दिंगसी क्वांटम संख्याएं, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, इसे हम एम से डिनोट करते हैं। और चौथा होता है चक्रण क्वांटम संख्याएं, इसे एस से डिनोट करते हैं। तो ये 4 प्रकार होते हैं क्वांटम संख्याओं के। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या हमारा आंसर ठीक चला जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्याएं जो है किसी भी तत्व की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। वहीं अगर हम दिंगसी क्वांटम संख्याएं की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के उपकोष को दर्शाते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्याएं जो हैं इलेक्ट्रॉन के कक्षक को दर्शाती हैं। और चक्रण क्वांटम संख्याएं जो हैं इलेक्ट्रॉन के चक्रण को